अच्छा, जो कल असाइनमेंट आपने की है विजुअलाइजेशन की, वो आज हमने इस तरह करना है कि जो आपने ग्राफ बनाए हैं उसको आपने मुझे बताना है अपनी स्क्रीन शेयर करके। अगर आप लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आई कैन शेयर जो कि आप लोगों ने मेरे साथ लिंक भेजे हैं। और आप लोग मुझे ये बताओगे कि उस ग्राफ में इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है जो आपने बनाई है। और उम्म, ठीक है, तो इस तरह करते हैं कि आप लोग अपनी स्क्रीन खुद शेयर करो ताकि आप लोग खुद उसको कंट्रोल कर सको। तो कोई करना चाहता है खुद से तो वो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज हम रैंडमली किसी को भी दरमियान से कर देते हैं। चलो ठीक है फिर। ओके, मेमोना काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करें। अभी लैपटॉप चार्जिंग पे है, तो मैं दूसरी तरह से कर सकती हूँ। मतलब जो मैंने आपको लिंक भेजा था ना, उसको शेयर कर सकती हूँ। वो कर दूँ? या कर दो। शो हो रही है स्क्रीन? नहीं, आपकी स्क्रीन शो मुझे नहीं हो रही। आपने अभी लैपटॉप की तरफ अपनी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन इनेबल किया है। अब और कुछ हो रहा है। अच्छा, आपका फोन की स्क्रीन हो रही है शेयर, सो बी अटेंटिव अभी अबाउट ऑन दैट। कीजिए। ओके, चलो इसका आपने एक्सप्लेन करना शुरू करना है कि आपने कौन सा डेटा लिया था, उस पर क्या काम किया है, और जो ग्राफ बनकर नजर आ रहा है इवेंचुअली वो क्या बता रहा है। मैंने दरअसल ये हिस्टोग्राम का लिया था, और ये रैंडम डाटा मैंने उठाया था, ये कंप्यूटर से लिया है। जिसमें ये एनपी को यूज किया मैंने, नमपाई को, np डॉट रैंडम, रैंड एन। और इसमें इसने मैंने जो है वो 100,000 वैल्यूज जो है वो कंसिडर किए हैं। हमारे ओके, पास ग्राफ उतना कंसाइज हो जाता है जितनी ज्यादा हम वैल्यूज जो है वो लेते जाएं। अगर मैं इसमें कम वैल्यूज जब मैं ले रही थी, तो ये ग्राफ थोड़ा सा फैला हुआ था और अजीब सा था। तो हमें इसको ज्यादा हिस्टोग्राम टाइप करने के लिए मैंने जो है वो इसको 100,000 वैल्यू यहाँ पे दी। अब इसमें जो कमांड यूज होती है मैटप्लॉटलिब में, वो plt डॉट हिस्ट है। और कलर मैंने इसका यहाँ पे आगे पिंक रखा है, और भी हम कोई भी कलर रख सकते हैं, पर्पल या कुछ भी। टाइटल मैंने इसको दिया हिस्टोग्राम का। और इस पे लेबल किया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस लेबल, और वाई एक्सिस पे इसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितने आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल 100,000 जो मैंने वैल्यूज दी हैं, उसमें से 30,000 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं, और 15,000 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ये बात यहाँ पे की हुई है। ओके, ये डाटा मैंने जनरेट कराया है बेसिकली इसके थ्रू ही। उसके बाद सेकंड ये पाए ग्राफ है। ये इसमें डिफरेंट जो परसेंटेज मैंने जो है वो बताई है फ्यूल की, जो कि हमारे पास होती है। नेचुरल गैस की कितने परसेंट है, डीजल की कितनी है, जस्ट रैंडम वैल्यूज ही मैंने लिखी है इसमें। इसमें मैंने लेबल किया सबसे पहले जो पाई चार्ट है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, यानी उसको हमने चार में डिवाइड करना है, पांच सेक्शन में जितने भी डिवाइड करना है, उसका मैंने लेबल पहले लिखा है कि नेचुरल गैस, फ्यूल, हाइड्रोजन गैस, डीजल। फिर उसका मैंने साइज दिया कि कितने परसेंटेज आपके पास नेचुरल गैस है, फ्यूल कितने परसेंटेज है, हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें ये चीज बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो है ये हमने इसका साइज जो है वो कंसिडर किया है 6,6।
और ये मुझे इसका नहीं था, क्योंकि हमने जो दूसरा बार चार्ट किया था उसमें हाइट और वेट की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आई गेस ये मैंने गलत लिखा है, इसको हाइट कोमा विड्थ नहीं है ये। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये, इसके मैंने ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू परसेंट 1.1, इसमें ये है कि हमारे पास जो पॉइंट के बाद है वो कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। उसके लिए हमें ये यूज करते हैं हम परसेंटेज 1.1, ऑटो पीसीटी का ओके कमांड ये ठीक यूज है। करते हैं। हाँ ओके। जी, आगे टाइटल दिया है और पीएलजी शो। नेक्स्ट जो है वो ये दोनों जो थे ऊपर वाले, ये मैंने पीएलजी को यूज कर यानी मैटप्लॉटलिब को यूज करके बनाए थे ये दोनों। या और उसके बाद वाले जो है सी बॉन्ड को यूज करके किया था। ये स्टैटिस्टिकल डाटा को शो करता है सी बॉन्ड, तो उसमें मैं पाए का जब कर रही थी तो वो ग्राफ बन ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने ये इसके लिए एक ये यूज किया है हिस्टोग्राम का, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा इसमें शो कर रहे हैं। और दूसरा जो है ये ग्रुप बॉक्स प्लॉट जो है ये इसका मैंने किया है। अब ये हिस्टोग्राम में ऐसे ही जैसे प्रीवियस किया था वैसे ही इसमें मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट की है यूजिंग numpy। और उसमें जिस कमांड दी है एसएनएस की, यानी सी बॉन्ड की कमांड है ये हिस्ट प्लॉट की। और इसमें बिन्स 40 है, अगर हम ज्यादा करें तो ये आपके पास ये जो लाइंस आ रही हैं ये ज्यादा हो जाती हैं, 50 करें तो इससे ज्यादा हो जाएंगे, आपका श्रिंक कर जाएंगे साइज में। कलर मैंने इसका स्काई ब्लू, और फिर इस तरह से लेबल है। और एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं और टाइटल है। नेक्स्ट जो है ये लास्ट वाला, ये ग्रुप्ड बॉक्स प्लॉट्स, ये मैंने वहां से लिया था सी बॉन्ड का जो विजुअलाइजेशन वाला था, उससे मैंने इसका आइडिया कलेक्ट किया था कि क्या हमारे पास हो सकता है। वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स थे, ए बी और सी, और मैंने इसको इंटरप्रेट किया था एज अ डाटा के आपका जो है यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्शन वो बता रहे हैं डिफरेंट कॉलेज में। एक कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स का सेक्शन वो बता रहे हैं कि किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, डिफरेंट क्लासेस के हो सकते हैं। और फिर हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें, 10 है, 15 है, 12 है, वगैरह वगैरह। तो इसको बॉक्स प्लॉट जो है हमने उसकी कमांड यूज करनी है सी बॉन्ड के थ्रू, तो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट है। एक्स एक्सिस पे आप ग्रुप बता रहे हैं और वाई एक्सिस पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पैलेट्स था इसमें सेट टू, यानी ये जैसे कल VIRI समथिंग था, ऐसे ही पैलेट में ये सेट टू पे ये डिफरेंट कलर्स आपके पास शो होते हैं ये वाली। तो ये इसके लिए जो है इसको कस्टमाइज किया है ऐसे। एक्स एक्सिस में ग्रुप्स हैं, वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे पास जितने भी, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए है अगर, तो यहाँ पे जैसे ये सी ग्रीन में नजर आ रहा है हमें, उसमें आपके पास टोटल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं तीनों को करके वो चीज़ आए हुए हैं। फिर ग्रुप बी में हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे ये 5, 8 और 7 है, उसको थोड़ा सा श्रिंक हो गया साइज में क्योंकि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं। और इसी तरह से 5, 8 और 7, हाँ। और इसके अलावा और ये इसी रेंज में लाइक करें 7.5, और ये लाइक उसका एवरेज किस्म का बता रहा है। और उसके बाद सी की हमने बात की है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सी सेक्शन में मौजूद हैं, उसकी जो आपके पास एवरेज वैल्यू वो तकरीबन 20, 18 और 22 इसमें लाइक कर रही है। तो उसका ये ग्राफ है। ओके। दैट्स ऑल, इतना ही सब। ओके गुड। यू हैव ट्राइड डिफरेंट ग्राफ्स। अच्छी बात है। तो आपने अब दोबारा जब ट्राई करना हो तो एक तो आपने रैंडम डेटा जनरेट किया है, ऊपर से आपने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम भी बनाया। इट्स अ गुड साइन। गुड। अपनी बस स्क्रीन स्टॉप कर दूं? शेयरिंग, या स्क्रीन शेयरिंग आप बंद कर दो। देन कम्स राजिया जो है उसका इंटरनेट का मसला हो रहा है। मैं दानिया, आपका इंटरनेट ठीक है? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? चलें, जब तक इंटरनेट ठीक होता है लोगों का, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन मीनवाइल हम काम करते हैं अपना।
आप राजिया का तो मुझे मैसेज आया कि शायद वो ना फिर ज्वाइन कर पाए। हम्म, दानिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके बताओ कि क्या मसला आ रहा है आपके एंड पर। अगर आवाज ही नहीं आ रही तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। आज हमने ये देखना था कि डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो रैंडम, हमने कल कुछ ग्राफ्स चेक किए थे क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हैं, और हमने कोई भी रैंडम डेटा उठा लिया, जब जैसे अभी मेमूना ने दिखाया कि नमपाई के थ्रू एक अरे जनरेट कराई है। 100,000 इंटीजर्स थे या रैंडम वैल्यूज थी या नेचुरल नंबर्स थे, तो उनके साथ हमने हिस्टोग्राम जनरेट किया। यूजुअली हम ये वाला काम जब भी विजुअलाइजेशन का कर रहे होते हैं तो वो कोई ख़ास हमारे पास स्पेसिफिक डेटा होता है, उसके ऊपर कर रहे होते हैं। इसीलिए आज हमने ये देखना है कि टिप्स का अगर हमारे पास डेटा है तो उसके अंदर से हमने कौन से सवाल निकालने हैं ऐसे जिसके ऊपर हम आंसर दे सकें विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो कोई 4-5 सवाल हम डेटा में से निकालेंगे और उसका हम जवाब विजुअलाइजेशन के थ्रू देंगे, जिस तरह हमने पांडास की एक असाइनमेंट की थी और उसमें सवाल लिखा हुआ था और हमने उनको नीचे पांडास की स्पेसिफिक मेथड यूज करते हुए उसके आंसर दिए थे कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। इसी तरीके से आज हम कोई 4-5 सवाल रेज करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। उनको हम बारी बारी देखेंगे कि उनका जवाब हम किस तरह विजुअलाइजेशन के थ्रू दे सकते हैं। सो लेट मी राइट द क्वेश्चंस। पहले हम इस तरह करते हैं, डेटा लोड करवा लेते हैं। टिप्स का डेटा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि हमने कल उसको लोड किया था और काफी कॉम्पैक्ट सा डेटा है, इसलिए इट्स गुड टू स्टार्ट विद समथिंग जो कि हमें ऑलरेडी पता है। लेट मी सी के यहाँ पर क्या चल रहा है। राजिया अभी तक नहीं है और दानिया को मेरी आवाज ओके। खैर अभी हमने क्या किया, हमने टिप्स का डेटा लोड कर लिया और मैंने सिर्फ एक दफा रिकॉल करने के लिए उसकी पहले 3 एंट्रीज डिस्प्ले करवा दी हैं कि हमारे पास इस तरह का डेटा कुछ है। इसमें टोटल बिल है, टिप है, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम और साइज की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अब हम इस तरह करते हैं, अपना पहला सवाल यहाँ पर लिखते हैं और साथ ही उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। तो मैंने ये जो काम करना था वो आज हम सबने मिलकर करना था, बट यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी अजीबो गरीब हुई हुई है इंटरनेट की वजह से। तो बाद में फिर आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना सेशन की, ताकि आप लोग भी साथ ही काम कर सको। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल बिल अमाउंट। इस सवाल का हमने कल भी आंसर दिया था, लेकिन इसका फॉर्मल आंसर आज हम देंगे। राजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपने माइक्रोफोन तो खोला है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। इस टाइम मैंने अपना फोन जो है यूजुअली साइलेंट पे किया होता है, तो मुझे अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो चांस काफी कम होता है कि मैं मैसेज देखूं। इसलिए यहाँ पर
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही राजिया में। आ रही है? हाँ जी, अब आई है। क्या? अब आप में डिस्टॉर्शन है, बट एज फार एज आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको जा रही है, इट्स ओके। बाकी जो दो लोग हैं उनसे कमेंट पे भी मैं शायद पूछूं कि उन्होंने जो काम किया उसको वो इंटरप्रेट करे इस तरह। भी मेमोना ने अपनी स्क्रीन शेयर की थी और अपने ग्राफ्स को बताया कि उसमें उन्होंने क्या किया और ग्राफ क्या बता रहे हैं इवेंचुअली, वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। 5-6 सवाल हमारे पास आज हैं टिप्स के डेटा सेट के में से, जिसको हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू आंसर देना है। ओके, पहला सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या टोटल बिल की। कोई भी अगर रेस्टोरेंट किसी ने खोला है तो वो सबसे पहले ये सवाल पूछेगा कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेवेन्यू के तौर पे आ रही है या बिलिंग के तौर पे आ रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या वो नॉर्मल कर्व है या वो स्क्यूड है। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे बेहतर ये चीज होती है कि हम उसका जो हिस्टोग्राम है वो बना दें। इसलिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने SNS.histplot लिया और बाकी हमने इसको देखा था कि कल हम इसके साथ क्या कर रहे थे। पहले डेटा बता सकते हैं, पहले हम ये बता सकते हैं कि हमने कौन सा वेरिएबल लेना है। इट्स रियली अप टू यू, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। टोटल बिल की हमने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है और बिनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। बाय डिफॉल्ट जो आ रही होती है उसकी मुझे वैल्यू एग्जैक्टली नहीं याद कि बाय डिफॉल्ट बिन्स कितने रखते हैं, शायद 10 रखते हैं या 15 रखते हैं। तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो आपके पास आ रहा होता है। तो इसके अंदर हमने टाइटल फिर इसको दे देना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल बिल एंड एक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। एक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ टोटल बिल, अमाउंट ऑफ और वाई पर पड़ा हुआ है हमारे पास एक उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। FREQUENCY। अच्छा, आप सब ने इंस्टाग्राम होपफुली बनाया होगा और आपने डेटा और एक्स यहाँ लिखा होगा। बिनिंग किसी ने की होगी, किसी ने नहीं की होगी, लेकिन बिनिंग जो है वो आपने अपने हिसाब से करनी। बिनिंग से क्या मुराद है कि कितने हमने सेक्शंस करने हैं। छोटे अक्सर औकात हम ये छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि कितने क्लास इंटरवल्स हमने बनाने हैं। 2 से लेकर 10 तक हमने जाना है तो 2 से लेकर 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह बिन्स बनाने हैं, यानी कि छोटे छोटे डब्बे बना लिए। या 2 से 6, फिर 6 से 8, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह के डब्बे बनाने हैं। किस तरह बनाना, तो वो बिनिंग होता है कि हमने कितने डब्बे बनाए हैं जिसके अंदर हमने वैल्यूज लिखनी है। तो हमने ये कह दिया है कि जो टोटल डेटा हमारे पास है बिल का, उसके 20 हिस्से बना दो। ठीक है, 20 डब्बे बना दो, उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और जो KDE है असल में ये कर्व को शो कर रहा है जो हमारे पास नॉर्मल आ रही होती है। नॉर्मल कर्व ये ऊपर एक किस्म की बना देता है कि उससे हमें दो बातें पता चल जाती हैं। एक बात ये पता चल जाती है कि जो नॉर्मेलिटी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। दूसरी हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बिल जो है ना वो ज्यादा कर रहा है। तो दो असल में बात एक ही पता चल रही है, लेकिन विजुअलाइजेशन हम दो कर रहे हैं एक ही ग्राफ के अंदर। तो ये वाली बात है यहाँ पे। ओके, राजी फिर से चले गई है बाहर। एनी तो यहाँ से कोई बंदा इसको इंटरप्रेट करना चाहे। दानिया को मेरी आवाज आ रही है? दानिया, खैर इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे पास ये अब स्क्यूड है क्योंकि एक तरफ इसकी लंबी कर्व हुई हुई है।
ठीक है, या दुम निकली हुई है आम जुबान में। तो जब इस तरह की चीज होती है तो इसका ये मतलब है कि डेटा हमारे पास स्क्यूड है, टोटल बिल जो हमारे पास आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल कर्व शो नहीं है कर रहा। और ये स्क्यूड किसकी तरफ है? स्क्यूड है ये दाई तरफ, दाएं हाथ की तरफ। और अगर दाएं हाथ की तरफ स्क्यूड है तो उसका मतलब ये है कि ज्यादातर वैल्यूज ऐसी हैं जो कि थोड़ी हैं, कम है, और बहुत कम ऐसी हैं जो कि ज्यादा की तरफ जा रही हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑन एवरेज जो बिल आ रहा है। आपने मुझे बुलाया था, सॉरी, मैं गई हुई थी किचन में। अच्छा जी, हम थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करते हैं आपके ग्राफ को। अ, तो इसका मतलब है ऑन एवरेज जो हमारे पास बिल आ रहा है वो 10 और 20 के दरमियान में ज्यादातर फॉल कर रही है उसकी वैल्यूज। इसका क्या मतलब हो कि ये जो रेस्टोरेंट है $10 और $20 के करीब, ये रेस्टोरेंट ऐसा है जो कि बहुत इकोनॉमिकल है इस लिहाज से कि ज्यादातर जो उसके मील्स हैं वो 10 से 20 के दरमियान में, जो टोटल बिल बन रहा है वो $10 और $20 के दरमियान में बन रहा है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपका 40 और 50 के करीब बिल बन जाए। ठीक है, तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन एक हो सकती है, इस तरह हमने इंटरप्रेट करना होता है ग्राफ को कि इसमें ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो ये सारी जो अंग्रेजी है वो आप नीचे मार्कडाउन में लिख लेते हो बुलेट पॉइंट्स के तौर पे। जैसे डेटा इज स्क्यूड, डेटा इज स्क्यूड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टोटल बिल is showing skewed result, which implies that on average the total amount of the bill falls between 10 USD to 20 USD. Thus, it seems to be a good option to dine in. ओके तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन हो गई। तो जब भी आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी हो तो आपने इंटरप्रिटेशन हर ग्राफ के नीचे इस तरह जरूर देनी है। वो ग्राफ में तो हमें भी नजर आ जाएगा कि यार हमने हिस्टोग्राम बनाया है, एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ टोटल बिल है, वाई पे फ्रीक्वेंसी। ये बताने की जरूरत नहीं है अनलेस और अनटिल आपके पास कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन हो कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। आपको ये बताना कि ग्राफ में क्या नजर आ रहा है। जब आपने अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है, आपने प्रेजेंट करना होता है डेटा को, तब आप सिर्फ ये 2 लाइनें लिखोगे अपने ग्राफ के नीचे, ये नजर आ रहा है इसमें से। यहाँ तक सब क्लियर है तो थम्स अप, नहीं क्लियर तो यू कैन स्पीक। ओके, दूसरा सवाल है वो आप लोगों ने कर लेना अपने एंड पर कि अगर टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये देख ली है तो व्हाट अबाउट टिप के डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यार। तो वो आप लोगों ने देख लेनी है खुद से, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किस तरह करना है क्या करना है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं अपने। तीसरा सवाल हमारा ये है कि किस किस दिन रेस्टोरेंट खुलता है। ठीक है, ऑन विच डे the restaurant is open। यार एक क्वेश्चन मार्क जब हम डालते हैं ना तो ये ब्लैक बॉक्स खुल जाता है। ऑलराइट, इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर जाते हैं दोबारा अपने डेटा की तरफ कि डेटा में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। डे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि संडे, यहाँ पर फिलहाल तो हमें संडे दिखाई दे रहा है।
हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस दिन हमारा जो रेस्टोरेंट है वो खुला होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिलहाल जो सबसे पहली चीज जहन में आती हुई आती है कि काउंट कर लिया जाए कि दिनों के हवाले से क्या चीज बनती है। ठीक है, तो काउंट प्लॉट में जाते हैं और जाकर हम अपने दिन को काउंट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि दिन हमारे पास कितने हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, अभी लिखते लिखते मुझे एक और तरीका याद आ गया है कि यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे आ रहा है। ये ग्राफ बनाने से पहले आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरे पास डे में कितनी यूनिक वैल्यूज है। टिप्स और डे में गए और आगे हम यूनिक वैल्यू में चले गए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास किस किस दिन का डेटा मौजूद है, संडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे। ये हमारे पास, मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 दिन है जिनका, जिस दिन रेस्टोरेंट खुलता है, मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे पर नहीं खुलता। और वही चीज हमने ग्राफिकली बता दी है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को ये खुलता है रेस्टोरेंट। तो अब ये चीज जो है ना वो एज एडिटिव, एज एन एड ऑन यहाँ पे ऊपर प्रिंट भी करा सकते हो कि भाई ये चीज जो है ना वो प्रिंट भी हो जाए एक किस्म की। अब हम यहाँ पे मैंने एक बात पूछनी है। जी जब हम कोई भी बना रहे होते हैं किसी ग्राफ के बारे में, तो हर सेल में हमें ये डिफाइन करना जरूरी होता है कि हम इस वाले की चीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब बनाया, मैंने सेल दूसरा मेरा मतलब, जैसे कि जो ग्राफ आ रहा है इसके नीचे वाला जो सेल है वहां से स्टार्ट किया है, तो मेरा वो ग्राफ आगे बिल्कुल ब्लैंक आता था। फिर मुझे दोबारा ऊपर जैसे कि कॉलम शो करवाने पड़ते थे, फिर वो लिखना पड़ता था, फिर मेरा आ रहा होता था। तो ये कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है या फिर क्या है ये? मुझे इसकी समझ नहीं आई। ओके, जैसे अभी हमने किया है ना ऊपर काम कि हमने एक ग्राफ शो कराया तो उसका सब चीजें हमने एक ही सेल में लिखी हैं। तो यूजुअली ये एक साउंड तरीका होता है कि आपने जो एक चीज करनी है ना उसका एक सेल में लिखो। अगर ऐसा हो कि मैं इसमें से आधी चीजें इसमें ना लिखूं और आधी चीजें इसमें लिख दूं तो मेरा ग्राफ जो है वो सही नहीं बनेगा। या तो जैसे आपने कहा कि ब्लैंक कैनवस है, वाइट वाइट कैनवस आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती है क्योंकि ये लाइन बाय फॉर लाइन। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने टाइटल तक जो है वो लिख कर लिया, उसके बाद हमने इसको रन कर दिया। फिर हाँ, आगे जो है एक्स लेबल और वाई लेबल है वो हमने नेक्स्ट सेल से किया। तो वो फिर इसके अंदर आएगा या फिर वो ब्लैंक शो होगा? रन करके देख लेते हैं। यूजुअली ब्लैंक होता है क्योंकि ये जब सेल रन हो गया ना, ये सेल रन हो हम्म। गए तो इसको ये पता है कि बस ये 2 लाइनें मेरे पास हैं जिसको मैंने रन करना है। तो वो जो 2 लाइनें रन करके उसने मुझे ये बता दिया। अब जब मैंने ये रन करना तो ये कहेगा सिर्फ ये 3 लाइनें हैं, लेकिन उसको ये तो बताया नहीं कि भाई प्लॉट बनाना किसके ऊपर है। उसको ये कह दिया बस पीएलटी एक्स लेवल पीएलटी वाई लेवल और शो करा दो। तो एक्स लेवल और वाई लेवल बन गया और शो हो गया। तो असल में इस सेल में सिर्फ ये 3 लाइनें शो होंगी, उसको पीछे नहीं पता कि पीछे सेल में क्या पड़ा हुआ है। अनलेस और अनटिल कि वो कोई डेटा हो, अनलेस और अनटिल वो कोई लाइब्रेरी हो जो कि हमने लोड करा ली है, तो हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तो हर दफा सेल में लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब इस तरह की चीजें हैं तो उसको हमें एक साथ ही एक ही सेल में लिखना पड़ेगा ताकि वो स्टेप बाय स्टेप रन हो और हमारी जितनी भी चीजें हम एक ही ग्राफ में शो कराना चाहते हैं वो एक ही ग्राफ में शो हो जाए। समझ आ गया आपको? ओके जी, ठीक है। मुझे, मैंने इसी वजह से पूछा था क्योंकि मेरा भी ब्लैंक आ रहा था, और मैंने जो वैसे एक और भी इसकी क्लासेस दी थी वहां पर वो शायद उन्होंने फिर अपनी जो है एक फाइल वो लोड की हुई थी, उसकी वजह से वो आगे पीछे वो करते रहते थे। जैसे कि ये ग्राफ के बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करवा दी, तो उनको सारा कुछ नहीं था लिखना पड़ रहा होता, जस्ट वो वन लाइन डिफाइन करके तो अगली चीज उसी के अंदर आ जाती थी। लाइक वो पिछली वाली चीज भी और अगली वाली चीज भी। तो इस वजह से मुझे इशू हो रहा था कि शायद मैं किसी जगह पे मिस्टेक कर रही हूँ। बट ओके, ओके, समझ आ गई। गुड। ठीक है, दूसरा सवाल जो हमने पूछा था किस कितना रेस्टोरेंट खुलता है, ये समझ में आ गया कि कैसे हमने किया? यस, एक और बात भी पूछ लूं? जी बिल्कुल। मैंने पाई चार्ट बनाया है, तो अब मुझे नहीं था पता वो डेटा जो है वो शायद उसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही थी या फिर किस तरह से था। तो मैंने उसका लाइक डिफरेंट कर करके किया कि टोटल का मैं अगर पाई चार्ट बना लूं या फिर उसके अंदर से कुछ चीजें जो कॉलम से उसका लिया, तो वो बहुत ही ज्यादा
एक होता है ना जुड़ा हुआ हर एक चीज में आ रहा था कि उसकी परसेंटेज भी मैंने ऊपर जब ढाली है तो वो भी नहीं थी समझ आ रही है कि परसेंटेज जो उसकी है वो कितनी कितनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने जैसे कि दूसरी चीज में हमने किया था कि जैसे हम फर्स्ट वाली या हेड वाली को डिफाइन कर 10 वैल्यूज ले लें या 20 वैल्यूज ले लें या रैंडम वैल्यूज लेके इतनी उसका बना लें, तो वो हम इसमें पाई चार्ट में किस तरह से कर सकते हैं? ओके, पाई चार्ट में अगर मुझे आपका सवाल सही समझ में आया तो आपने ये कहा है अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो और हम पाई चार्ट में सिर्फ कुछ डेटा शो कराना चाहते हो तो किस तरह कराएंगे, राइट? यस। ओके, उसका हल ये होता है कि सब डेटा एक सबसेट बना लेते हैं उस मेन डेटा में से और फिर वो लेकर आगे चलते हैं। वो किसी दिन हम करेंगे, लेकिन अभी वो मशीन लर्निंग का जब हम काम कर रहे होते हैं यूजुअली उसमें सारा डेटा में हमारा इस्तेमाल वाला नहीं होता। तो यूजुअली हम ये करते हैं कि उसमें से जो जो हमें वेरिएबल चाहिए होता है कॉलम वो उठाकर हम एक नया डेटा सेट बनाते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। जहां तक बात है हेड जैसी कमांड की कि कोई हेड जैसी कमांड हो जिससे हमें ये पता चल जाए कि यार सारा वैल्यू नहीं लेनी, कुछ वैल्यूज लेकर चलना है, तो उसका ये है कि सैंपल डेटा उठाया जा सकता है। अगर वेरिएबल्स ज्यादा हैं उससे आपको मसला नहीं है, डेटा की रोज से आपको मसला है तो सैंपल से काम लिया जा सकता है, बट पाई चार्ट में रोज का मसला नहीं आता। पाई चार्ट में कैटेगरीज का अक्सर औक़ात मसला आ रहा होता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो सैंपल लेके डेटा का साइज छोटा कर लिया जाए, या अगर कॉलम भी छोटे करने हैं तो उसका ये होता है कि हम एक डेटा में से सब डेटा निकाल लेते हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डेटा में 50 कॉलम है और हम सिर्फ 10 कॉलम पे काम करना चाहते हैं जो हमारी मर्जी के हैं, तो हम उसमें से वो 10 कॉलम निकाल लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह किया जा सकता है। और तीसरी बात, अगर ये दोनों बातें हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सारा डेटा ही इस्तेमाल हो पाई चार्ट बनने के लिए, तो फिर क्या होगा? उसके लिए फिर हम उसकी रेशो ऊपर नीचे करने के लिए कि ये वाला छोटा आ रहा है, ये फिसा हुआ आ रहा है, ये मोटा आ रहा है, उसकी जो हर एक चीज है ना फिर उसकी रेशो हम खुद से बता सकते हैं कि ये वाली इतनी, उसकी रेशो ये वाली जगह इतनी जगह घेरे, ये वाली चीज इतनी जगह घेरे, तो वो फिर हम उसको सेट कर सकते हैं। बट उसके लिए ज्यादा लाइंस ऑफ कोड आ जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को देखेंगे मशीन लर्निंग के दौरान, हम कोई डेटा उठाएंगे तो उसमें पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वहां पर हमें जरूरत पड़ी तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एंड पर अभी जो आपके पास डेटा है उसके ऊपर गूगल से कोई कोड उठाकर उसको थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो कि ये काम किस तरह हुआ है। ओके, ओके ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल था हमारा, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, चौथा सवाल हमारे पास क्या हो सकता है? which day of the week has the highest total bill amounts on average? कि किस दिन ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं जी, ज्यादा ग्राहक आएंगे तो ज्यादा बिल बनेगा। ठीक है, ये हमने बताना है। अब ये किसी रेस्टोरेंट वाले ने आपको हायर किया हुआ है कि भाई मुझे सारी बातें बताओ कि कौन से दिन ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, जिस दिन फिर मैं ज्यादा टेबल लगाऊं, ज्यादा खाना बनाऊं, जिस दिन अपने स्टाफ को ज्यादा अलर्ट रखूं कि भाई साफ सुथरे कपड़े पहनकर तुम लोगों ने जाना है, अच्छी तरीके से बिहेव करना, ताकि कस्टमर और हमें ज्यादा टिप दें और हमारी जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकें हम। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हमने उसको देनी है कि विच डे ऑफ द वीक हैज द हाईएस्ट टोटल बिल अमाउंट्स ऑन एवरेज। कोई रफ रैंडम आइडिया आप दोनों को कि कैसे हम कर सकते हैं? मुझे ये नहीं बताना कि कमांड कौन सी लिखनी है, लाइन कौन सी लिखनी है, बस ये बताना है कि किस तरह हम शो कर सकते हैं ये वाला अपना सवाल, किस तरह हम बता सकते हैं, कौन सा तरीका हो सकता है हमारे पास, कौन सा सर वेरिएबल। एवरेज या फिर मैक्स, पता नहीं।
या इट्स रियली गुड टू ट्राई एक्चुअली, क्योंकि हर चीज किसी बंदे को नहीं पता होती। शुरू से ही ट्राई करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है। जैसे आपने कहा कि हमने एवरेज लगाना है तो एवरेज से हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर बार चार्ट हमने कल बनाया था, बार चार्ट में ऑलरेडी एवरेज ही शो होती है, तो बार चार्ट इसके लिए एक अच्छा चीज हो सकती है। लेकिन अब मुझे आप ये बताना कि कौन से दो वेरिएबल लेकर बार चार्ट बनाया जाए। सवाल के अकॉर्डिंगली किस दो वेरिएबल के साथ काम किया जाए? डेज और टोटल बिल। या एग्जैक्टली, SNS डॉट बार प्लॉट। अच्छा जी, एक्स में हम ले लेते हैं, नीचे हम डे शो कराना चाहते हैं और वाई के ऊपर हम शो कराना चाहते हैं बिल को। तो टोटल बिल हमारे पास आ जाए यहाँ पर। डेटा हमारे पास है टिप्स का। ओके, फिर हम टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल लिख लेते हैं एवरेज टोटल बिल पर डे, और टाइटल साथ में लगा देते हैं यहाँ पर। टाइटल ओके लगा लेते हैं। तो ये जो लाइन है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रही होती है। ये अगर मुझे हटानी हो ना तो यूजुअली हम जाते हैं इधर ही, वहां पे CI लिख देते हैं और नन लिख देते हैं आगे, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मुझे ना दिखे, वैसे ही बार ग्राफ दिखे। तो ये है। अब क्या हमारे पास आ रहा है कि थर्सडे को तकरीबन 17.5 के करीब बिल बन रहा है ऑन एवरेज। फ्राइडे को तकरीबन 17.35 के करीब है। सैटरडे को 21 के करीब है कि 20 के करीब है। और संडे को 22-23 के करीब है। तो ऑब्वियसली संडे पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, फिर सैटरडे, फिर थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे। तो इसका ये मतलब है कि जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको संडे पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि वीकेंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जुम्मे को कम लोग आ रहे हैं, तो जुम्मे को अपना खाने की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देना उसके लिए बेहतर है, ताकि जो हाईएस्ट पेइंग मील्स हैं या हाईएस्ट प्राइस वाले मील है वो ज्यादा सैटरडे संडे को बिक रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, इनका बिल ज्यादा कब बनता है? ज्यादा एक सूरत हाल ये है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं एक ही खानदान के, यानी कि मेरे साथ अगर मैं सिर्फ मेमूना को लेकर जाऊं, हम दोनों खाने पे जा रहे हैं, तो बिल कम बनेगा, अनलेस और अनटिल हमें बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी हो। तो अगर हम चारों पांचों ही जा रहे हैं तो बिल ज्यादा बनेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये तरीका हो गया कि हम एक ही या दो बंदे बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तीसरा ये सिनेरियो हो गया कि हम ज्यादा महंगी चीज ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें उसको देखनी पड़ेंगी, लेकिन हमने उसको ये बता दिया है कि संडे और सैटरडे जो है वो ऐसा है जब ज्यादा उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिल ज्यादा बनेगा तो रेवेन्यू भी ज्यादा ही बनेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम ये वाला बात कर सकते हैं। ओके, हमने अभी चौथे की बात की है। बहुत सारे सवाल यहाँ से निकल सकते हैं, हमें सिर्फ 5 रैंडमली मैंने 5 डिस्कस करने थे। तो हम ये कर लेते हैं कि टिप का क्या असर है लंच टाइम के ऊपर, सॉरी खाने के टाइम के ऊपर, लंच पर या डिनर पे। हाउ डज द टिप अमाउंट वेरी बाय टाइम ऑफ द मील?
ओके, इसमें कौन सा ग्राफ बना सकते हैं हमने टिप को और खाने के डे के बारे में बताना है कि किस तरह वेरी हो रहा है। बॉक्स प्लॉट कुड बी अ बेटर ऑप्शन हियर। अब ये वाली चीज कि हमने कौन सा ग्राफ किस डेटा पे बनाना है, कौन सा सवाल किस डेटा पे आ सकता है, तो वो ये है कि आप डिफरेंट ग्राफ प्रैक्टिस करोगे कि भाई मेरे ज़हन में ये वाला ग्राफ आ रहा है इस चीज के लिए, तो मैंने ये बनाना है। तो वो आप बना के देखो कि उसकी अगर उसकी इंटरप्रिटेशन सही आप कर पा रहे हो, अगर वो ग्राफ दिखने में आपको वो सारी बातें बता रहा है जो कि आपको चाहिए, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता रहा, तो आप ग्राफ को तब्दील करके देख सकते हो, कोई और ग्राफ बना के देख सकते हो। ठीक है, हम अब ये शो करते हैं बॉक्स प्लॉट पर कि क्या होता है। अमाउंट ऑफ द टिप बाय टाइम। एक्स पे हमने क्या रखा है, एक्स पे हमने रखा है टाइम। टाइम और वाई पे हमारे पास है टिप अमाउंट। अच्छा, ये ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि लंच और डिनर का अगर देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो लंच की है वो कम है और मिनिमम वैल्यू डिनर की है वो डिनर की कम है, लंच की ज्यादा। यानी कि डिनर ऑलमोस्ट 1 से नीचे को जा रहा है और लंच जो है वो तकरीबन 1 को शो कर रहा है जो उसकी मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिनर की ज्यादा है, लंच की कम है। और मीडियन जो है, जो 50% अपने डेटा को शो कर रहा है, वो वैल्यू भी ज्यादा है डिनर की एज कम्पेयर टू लंच। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही 10 पर जा चले गए एज कम्पेयर टू लंच जो तकरीबन 7 से कम वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि डिनर का टाइम ऐसा है जब टिप ज्यादा मिलती है। ऑब्वियसली हमने कल देखा था कि टिप का और टोटल बिल का आपस में लीनियर रिलेशन है। जब टोटल बिल ज्यादा होता है तो टिप भी ज्यादा मिलती है। इसका ये मतलब हुआ कि डिनर के टाइम पर अगर टिप ज्यादा मिल रही है तो ज्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा बिल बन रहा है, ज्यादा चीजें बिक रही हैं। तो उसको फिर इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि डिनर वाली सूरत हाल में ज्यादा अच्छा लाइटिंग का हिसाब किताब हो, खानों के जो वैरायटी है उसमें उसको चीजें देखनी चाहिए। ये इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। अब और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम टिप्स के डेटा सेट में पूछ सकते हैं। अगर मैं डेटा सेट को यहाँ पर लेकर आऊँ कि स्मोकर का टिप के साथ कोई लेना देना है कि नहीं है, क्या टिप ज्यादा होती है जब बंदा स्मोकर है, क्या टिप ज्यादा नहीं होती, क्या सीन है। एक ये सवाल उठ सकता है। एक ये सवाल उठ सकता है कि किस दिन ज्यादा लोग आते हैं, फैमिली किस दिन विजिट करती है, ये सवाल हो सकता है कि किस दिन फैमिलीज विजिट करती हैं। फैमिलीज जो हैं वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बाय डेफिनेशन मुश्तमिल होती है। ठीक है, किस दिन सिंगल लोग आते हैं ज्यादा खाना खाने, किस टाइम पर सिंगल लोग आते हैं खाना खाने, ताकि हम सिंगल सिटिंग को बता सके कि हमने टेबल जो है वो एक वाला टेबल रखना है, सिंगल वालों की एक साइड। अक्सर बात किसी कैफे में ये होता है कि एक स्टूल पड़ा होता है दीवार के साथ, उन्होंने वो शेल्फ बनाया होता है कि जो एक बंदा थोड़े टाइम के लिए खाना खाने आया वो वहां बैठकर आराम से खाना खाए और चला जाए, उसके साथ 2-3 चेयर्स नहीं पड़ी होती। तो ये बहुत सारे सवाल इसमें से निकल सकते हैं। तो आप लोग इस तरह कर सकते हो कि अपने तरफ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। केगल पर ऑलरेडी टिप के डेटा सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन हम लोगों ने की हुई है। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लोगों ने टिप को इंतहा किस्म का ईडीए उसका किया हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। बट ये एक छोटा सा टच था कि इस तरीके से हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जो हमारे पास कोई स्पेसिफिक सवाल है उसका आंसर देते हुए। ओके, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप लोग। सब क्लियर है?
जी। ओके, सो अभी आप लोगों की असाइनमेंट इस पर कुछ नहीं है, क्योंकि कल तक आप लोगों ने मुझे वो पांडास वाली असाइनमेंट जमा करानी है। तो इसमें आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करना चीज़ों को, ठीक है, कि चीज़ें क्या हैं, और ये आप लोगों ने खुद की लर्निंग के लिए काम करना है। जो मैंने फिलहाल आपको असाइनमेंट नहीं देनी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पांडास वाली असाइनमेंट कल तक आप लोग जमा कराओ, और इसको आपने अपने एंड पे एक्सप्लोर ज़रूर करना है कि ये काम किस तरह करता है। क्योंकि जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ों को, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप खुद से सीख नहीं सकते, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड आपको जो बंदा बताएगा वो आपको इनग्रेव नहीं करवा सकता आपके माइंड में कि क्या चीज़ है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, तो इवेंचुअली आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज़ थी, ऐसी करनी थी, तो वो आपके जहन में बैठनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। इसीलिए आज का काम यहीं पर ख़त्म होता है। कोई भी सवाल है अभी तक जितना भी हमने काम किया है, आप लोग उसमें से पूछ सकते हो। कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। दानिया, इफ यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन, तो आप वो भी कर सकती हो। यप। मेरा वही जो असाइनमेंट है ना उससे रिलेटेड था, उसमें मेरे कॉलम जो है वो सेपरेट नहीं हो रहे। मैंने लगाया भी है स्लैश टी, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहे वो। सेम टू सेम आपने वैसे ही किया है, वही कॉपी करके लिखा है। हाँ जी, वो एग्जैक्टली वही कॉपी किया है, लेकिन नाम उसका सिर्फ चेंज किया है ना, यूजर आईडी के नाम से। जो हमें डाटा जो हमें गिवन थी, इंस्ट्रक्शन थी ऐसे ऐसे करना है, वैसे ही किया है। तो जो पिछला आपने करवाया था ना, वहीं से वो मैंने लाइन वहीं से कॉपी की है। तब भी आपका तो वहाँ पे आ रहा है अलहदा हुआ हुआ, लेकिन मेरा जो है नहीं आ रहा, सेपरेट नहीं हो रहा। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके। दानिया, मीनवाइल अभी मेमूना आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है कि देयर इज सम टाइम लैग है? लैपटॉप पे दरअसल का इशू आ जाता है, तो मैं देख रही हूँ उसको। अदरवाइज मैं फिर यहाँ से ऑन कर दूंगी, आप बेशक रिकॉर्डिंग स्टॉप। दानिया, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो।